साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। और जैसा आपको पहले से मालूम है कि हमारा जो लगातार वीडियो अपडेट होता है वो यूजीसी के रेगुलेशन को लेकर के है और भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अलग अलग नोटिफिकेशंस होते हैं उसको लेकर है, एनसीटीई का नोटिफिकेशन उसको लेकर है, यूजीसी नेट का फ्री क्लासेस को लेकर हमारा चैनल है। खास करके हम इकोनॉमिक्स का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है यूजीसी के रेगुलेशन के बारे में भी जानकारी हम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और ये भी एक छोटा सा प्रयास है। अब ये होता है कि जब एक स्कॉलर या एक व्यक्ति पीएचडी करने के लिए जाता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि हमको पीएचडी में करना क्या है, कितने पेपर पब्लिश कराने हैं इंटरनेशनल जर्नल में, किस जर्नल में पब्लिश कराने हैं, केयर में कराने हैं, स्कोपस में कराने हैं, पीयर रिव्यूड में कराने हैं। वो जैसे तैसे जो है पेपर पब्लिश करा लेते हैं, उनका पेपर वैलिड नहीं होता है। या मान लीजिए पीएचडी वर्क आपने कंप्लीट कर लिया, आपके पास पेपर नहीं है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर पब्लिश नहीं किया या पर्याप्त पेपर आपके पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स के पास समस्याएं होती हैं। अचानक पता चलता है कि हमारे पास तो पेपर ही नहीं है। तो हम इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे कि पीएचडी डिग्री उपाधि प्राप्त करने के पूर्व या अपने थीसिस को जमा करने के पूर्व आपको क्या क्या जो है ज़रूरी है, क्या क्या आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे वो किस यूजीसी के गाइडलाइन के तहत लेटेस्ट गाइडलाइन क्या है, उसमें आपको करना क्या है, आपका कोर्स वर्ष कितने दिनों का होगा, कितने क्रेडिट होंगे कोर्स वर्ष में, उसमें पढ़ना क्या है, सिनॉप्सिस कब जमा करना है, वो कब पास होगा, कहाँ पास होगा, है ना। वो सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे, है ना। और जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें भी हम बताएंगे आपको सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, क्योंकि सिनॉप्सिस तैयार करना एक बड़ी बात होती है। जो स्कॉलर होते हैं, नए होते हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं होती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कहीं किसी ठग के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, है ना। और वो उनसे मोटी रकम भी ऐंठ लेते हैं सिनॉप्सिस के नाम पर। लेकिन हम आपको बताएंगे सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है। यदि आपको परेशानी है तो हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, बता देंगे, लिंक भी हम दे देंगे आपको। और चूँकि हमारा जो वीडियो है उसमें जो नोटिफिकेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से हमारे जो चैनल है वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको पेपर पब्लिश कराने में दिक्कत है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन बता देंगे। हम ये भी बताएंगे किस जर्नल में पब्लिश कराना चाहिए, कौन रिसर्च यूजीसी के लिस्टेड है कि नहीं, केयर लिस्टेड है कि नहीं, स्कोपस इंडेक्स्ड है कि नहीं है ना, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, कितने इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश करना चाहिए, सारी चीज़ों की हम चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं अब यहाँ पर कि जो आपका यूजीसी का रेगुलेशन है कि आपको पीएचडी कंप्लीट करने के लिए जब आपने कोर्स वर्क स्टार्ट कर दिया और जब आप थीसिस जमा करेंगे उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और कौन सा नियम है। तो यहाँ पर देखिए यूजीसी रेगुलेशन जब तक भारत के गजट में प्रकाशित नहीं होता है तब तक उसका कोई मान्य नहीं है। जिस दिन से गजट में प्रकाशित हो गया उस दिन से वो नियम लागू हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उस रेगुलेशन की जो भारत के गजट ऑफ इंडिया या भारत का राजपत्र में द गजट ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, असाधारण में। वो है भाग पार्ट 3 का सेक्शन 4, है ना, पब्लिश बाय अथॉरिटी। भाग 3 यानी पार्ट 3 सेक्शन 4 में कब छपा है तो नई दिल्ली सोमवार नवंबर 7, 2022 को ये छपा हुआ है। अधिसूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है, 7 नवंबर 2022 नई दिल्ली का। ये अधिसूचना जो है वो पीएचडी उपाधि के लिए जो मानदंड और प्रक्रिया है उसको लेकर के है ना। उसको कहते हैं हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2022। वो नियम क्या कहता है, कब आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी, उसके पहले आपको थीसिस सबमिट करने के पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं उस चीज़ पर। चलिए तो हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कोर्स वर्क क्रेडिट पर बात करते हैं, है ना। कोर्स वर्क क्रेडिट की आवश्यकता, संख्या, अवधि और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यूनतम मानदंड क्या है। देखिए यूजीसी रेगुलेशन 2022 का जो पॉइंट 9 है उसका 1 नंबर वो कहता है कि पीएचडी कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट की आवश्यकता होगी। कितने क्रेडिट होंगे, 12 क्रेडिट, जिसमें शोध और प्रकाशन, नैतिकता कोर्स,
जैसा कि यूजीसी के जो डीओ मी संख्या 1-1 18 जर्नल केयर और 2019 में अधिसूचित है, यानी ये कहता है कि यूजीसी जो जर्नल है केयर लिस्टेड है या स्कोपस इंडेक्स है उसमें है, और जिसमें एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएचडी कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को भी सिफारिश कर सकता है। ठीक है, 12 क्रेडिट की होगी। और 2019 में जो यूजीसी ने जो केयर लिस्टेड और स्कोपस इंडेक्स का पेपर पब्लिश करने के लिए जो इंटरनेशनल जर्नल का जो सूची बनाई है उसमें पेपर भी पब्लिश होना चाहिए। अब क्या है कि जो पीएचडी अभ्यर्थी हैं, शोधार्थी हैं, यानी सभी पीएचडी शोधार्थी को अपने डॉक्टरेट उपाधि के दौरान अध्ययन के विषय की परवाह किए बिना अपने चुने हुए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण, शिक्षा शास्त्र, लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। यानी क्या कर रहा है कि जो टॉपिक आपने चुना है, जो आपका विषय है, उसको परवाह किए बिना उसको संबंधित विषय में शिक्षण यानी टीचिंग है ना, या लेखन या शिक्षा शास्त्र में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, है ना। पीएचडी शोधार्थियों को ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह 4 से 6 घंटे शिक्षण शोध सहायक के काम भी दिए जा सकते हैं। यानी उसको एक दिन में जो है प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में 4 से 6 घंटा टीचिंग के लिए दिया जा सकता है, या रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी उसको रखा जा सकता है। कि कब तक? जब तक वो पीएचडी कर रहा है। उसके बाद एक पीएचडी शोधार्थी को पीएचडी कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी शोध थीसिस को जमा करने के लिए, यानी उसके लिए एलिजिबल होगा कि नहीं, उसके लिए न्यूनतम 55% रैंक होना चाहिए, या यूजीसी के 10 पॉइंट स्केल में उसका समकक्ष होना चाहिए। यानी कि जो थीसिस जमा करेगा ये भी है कि उसको जो है कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना। जब चलते हैं आगे नेक्स्ट नियम पर क्या कहता है। इसके बाद दूसरा हम चलते हैं शोध सलाहकार समिति के क्या काम है ना। क्या काम है कि जो शोध सलाहकार समिति होती है वो पीएचडी छात्र के लिए एक शोध सलाहकार समिति होगी। ये कहता है रेगुलेशन, जैसा कि संबंधित उच्च शिक्षा कानून अध्यादेश में परिभाषित किया गया। उसमें कौन कौन होंगे उस समिति में, क्या काम होगा उसका? तो शोध प्रस्ताव जो स्कॉलर ने दिया है उसको समीक्षा करना, शोध शीर्षक का जो ये शीर्षक है उसको फाइनल करना, और शोधार्थी को अध्ययन के ढांचे, ये मेथोडोलॉजी उसका है, और शोध पद्धति को विकसित करने के लिए गाइड करना, और उसके द्वारा पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान करना। ठीक है। उसके बाद क्या है, पीएचडी शोधार्थी को शोध कार्य की प्रगति, आवधिक समीक्षा और प्रगति में सहायता करना। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, प्रत्येक सेमेस्टर यानी 6 महीने में एक बार पीएचडी शोधार्थी अपने गाइड के पास या जो रिसर्च काउंसिल होगा उसके समक्ष उपस्थित होना होगा, और उसको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या काम किया है 6 महीने में। एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, है ना। और फिर वो समिति देखेगी आपका कार्य संतोषजनक है कि नहीं। यदि पीएचडी शोधार्थी की प्रगति संतोषजनक नहीं हो, यानी असंतोषजनक हो, तो शोध सलाहकार समिति इसके कारणों को नोट करेगी और उसको सुधार करने के उपाय भी बताएगी, है ना। और फिर क्या होगा, यदि इसके बाद भी पीएचडी शोधार्थी वो जो सजेशन दिया कमिटी उसको करने में विफल होता है ना, तो वैसे पीएचडी शोधार्थी के पंजीकरण को जो है रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। यानी अगर आपने काउंसिल की बात को नहीं माना तो आपकी पीएचडी का जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं कि पीएचडी के लिए आप थीसिस जमा करेंगे उसके लिए क्या क्या मानदंड होने चाहिए। सबसे पहला कि जो पाठ्यक्रम है, कोर्स वर्ष, उसको आपने ठीक ढंग से कर लिया। उसके बाद जो आपको ग्रेड मिला, है ना, जो भी ग्रेड मिला 55% से नहीं कम होना चाहिए, तो शोध प्रबंध थीसिस प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ती है ना। इसके पहले क्या करना पड़ेगा, तो जो शोध थीसिस है, माफ कीजिएगा, शोध थीसिस है, शोध प्रबंध है, उसको जमा करने के पहले पीएचडी के शोधार्थी हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान की जो रिसर्च कमिटी है, रिसर्च काउंसिल है, उसके समक्ष वह अपना प्रेजेंटेशन देगा जिसमें सभी संकाय सदस्य और शोधार्थी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे। यानी
उसको क्या देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा उस काउंसिल के सामने, रिसर्च काउंसिल के सामने में, जिसमें उसके संकाय के फैकल्टी मेंबर होंगे और बाकी जो शोधार्थी होंगे वो भी होंगे और स्टूडेंट्स वगैरह भी वहाँ उपस्थित होंगे, उसके सामने प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान जहाँ से वो पीएचडी कर रहा है, शोध कार्य में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सुविकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाला एक तंत्र विकसित होना आवश्यक है। यानी कि जब आपने प्रेजेंटेशन दे दिया तो उसके बाद आपके थीसिस में कितनी चोरी है, आपका थीसिस ओरिजिनल है कि नहीं है, उसके लिए प्लेगरिज्म चेक होगा, है ना। तो उसको चेक करने के लिए उस यूनिवर्सिटी में, उस विश्वविद्यालय में एक प्लेगरिज्म चेक करने का सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है। ठीक है, और शोध सत्यनिष्ठा पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए निमित्त सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न होगा। यानी वहाँ पर प्लेगरिज्म चेक होगा, उसमें पास होगा, तब फिर वो थीसिस जो है फाइनली सबमिट होना है। पीएचडी शोधार्थी मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध थीसिस प्रस्तुत करेगा। यानी प्लेगरिज्म में पास हो जाएगा तब जो है पीएचडी का इवैल्यूएशन के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए वो अपने थीसिस को वहाँ पर काउंसिल के सामने प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त करना होगा, जिसमें आश्वासन दिएगा कि किसी प्रकार की कोई साहित्यिक चोरी वह नहीं की। यानी एक उसको क्या देना, एफिडेविट देना होगा, एक शपथ पत्र देना होगा कि उसके थीसिस में उसने, उसकी थीसिस ओरिजिनल है, उसने उसमें कोई चोरी नहीं की है, कोई नकल नहीं की है, उसको देना पड़ेगा क्या, एफिडेविट देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना होगा। दूसरा, शोध पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर द्वारा शोध थीसिस की मौलिकता का अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यानी जो गाइड है वो भी एक प्रमाण पत्र देगा कि ये थीसिस जो है वो पूर्णतः मौलिक है, वो आश्वासन देगा, है ना, उसको प्रूव करेगा, अप्रूव करेगा। शोध प्रबंध किसी अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान में किसी अन्य उपाधि डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के लिए जमा नहीं किया। यानी ये भी वो गाइड देगा कि उन्होंने शोध थीसिस जमा किया वो यहीं विश्वविद्यालय में जमा किया है, कहीं अन्य जगह उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इस बात की गारंटी कौन देगा, उसका गाइड देगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद क्या है, किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएचडी शोध प्रबंध थीसिस का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम 2 एक्सटर्नल जो परीक्षक होंगे उसके द्वारा किया जाएगा, जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो, उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं हो। यानी कि एक तो उसका सुपरवाइजर उसके थीसिस को चेक करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। दूसरा, 2 और जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा। कौन होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो उस विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होगा, यानी उस विश्वविद्यालय के बाहर के 2 एक्सटर्नल होंगे जो उसके थीसिस को इवैल्यूएट करेंगे। ऐसे परीक्षक वे शिक्षाविद होंगे जिनके विषय क्षेत्र में विद्वतापूर्ण प्रकाशन की स्वीकृति प्राप्त हो। कौन होगा एक्सटर्नल, उसी विषय का जो एक्सपर्ट होगा वो होगा एक्सटर्नल। क्या कहता है और देखिए, यथासंभव जहां तक संभव हो बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए। यानी 2 एक्सटर्नल जो है कहता है यदि संभव हो तो एक एक्सटर्नल जो है वो विदेश से होना चाहिए। मौखिक परीक्षा में बोर्ड में शोध पर्यवेक्षक और 2 बाह्य परीक्षकों में से कम एक शामिल होगा। देखिए जो भैबा होगा, भैबा बोसी होगा, उसमें एक उसका गाइड होगा, है ना, और जो 2 एक्सटर्नल है 2 में से कम कोई एक एक्सटर्नल जो है उसके भैबा में शामिल होगा। और यह ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जा सकता है। रेगुलेशन 2022 कहता है कि यदि एक्सटर्नल आने में असमर्थ है, ज़्यादा दूर है, समय अधिक लग रहा है, तो वैसी स्थिति में वो विभाग जो है उस एक्सटर्नल को ऑनलाइन मोड में जुड़ने के लिए भी आग्रह कर सकता है या उसका भैबा ऑनलाइन मोड में भी करा सकता है। मौखिक परीक्षा में शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण, संकाय सदस्य, अन्य शोधार्थी और छात्र भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद यहां तक तो हो गई। उसके बाद क्या कहता है, 6ठा नंबर, शोध प्रबंध या ठोस शोध थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की मौखिक परीक्षा केवल उसी शर्त पर आयोजित होगी जब दोनों एक्सटर्नल उसका सुझाए गए सुधारों को शामिल करने के बाद थीसिस को स्वीकार करने की सिफारिश करते हैं। यानी जो 2 एक्सटर्नल के पास गई आपकी थीसिस एग्जामिन होने के लिए, एवेल्यूएट होने के लिए, अगर उन्होंने कुछ सजेशन दिया कि इसमें थीसिस में इतनी मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, तो उस स्कॉलर को
उसकी बातों को मानना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, तभी वो थीसिस आपका जो है फाइनल होगा। और यदि 2 एक्सटर्नल में से कोई एक भी अस्वीकृत कर देता है ना, यानी कोई एक जो एग्जामिनर है वो आपके थीसिस को रिजेक्ट कर देता है, तो संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान परीक्षकों के अनुमोदित पैनल से एक वैकल्पिक बाह्य परीक्षक को थीसिस भेजेगा। यानी अगर 2 में से कोई एक एक्सटर्नल थीसिस को रिजेक्ट करता है तो क्या करेगा, जो पैनल बना के भेजता है आपका विभाग विश्वविद्यालय को, उसमें से किसी एक जो एक्सटर्नल होगा, यानी एक नए एक्सटर्नल के पास वो थीसिस जाएगा और उसकी थीसिस भेजेगा और उसको जांच करेगा। और मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब अल्टरनेटिव एग्जामिनर थीसिस की स्वीकृति सिफारिश करता है। जैसे मान लीजिए 2 एक्सटर्नल के पास थीसिस गई, 2 में से एक ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो वो थीसिस अब किसी नए एक्सटर्नल के पास भेजा जाएगा और वो अगर अप्रूव कर देता है आपके थीसिस को, तो फिर आपका वाइवा घोषी होगा, है ना। यदि वैकल्पिक परीक्षक भी थीसिस की स्वीकृति अनुशंसा नहीं करता है, यानी जो एक्सटर्नल आपका तीसरा वाला है वो भी रिजेक्ट कर देता है, तो पीएचडी शोधार्थी को पीएचडी अवार्ड के लिए जो है इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, उसको अयोग्य माना जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद क्या है, संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएचडी के मूल्यांकन की प्रक्रिया 22 वाइवा परिणाम की घोषणा सहित पीएचडी थीसिस जमा करने की तारीख से 6 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अब देखिए यूजीसी ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है, यूजीसी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो विश्वविद्यालय है वो लेट लतीफ नहीं कर सकता है। यहाँ पर टाइम बाउंड जो है वो फिक्स कर दिया कि यदि किसी का वाइवा हो गया, थीसिस जमा हो गया, तो जिस दिन से वाइवा घोषी का परिणाम हुआ, थीसिस उन्होंने जमा किया, उस दिन से 6 महीने के भीतर उसकी थीसिस को एक्सटर्नल के पास जाना है, वहाँ से इवैल्यूएशन होकर लौटना है ना, और उसको क्या करना है, हाँ, यानी कि साफ इसको फिर से समझ लो कि क्या कहता है। अगर कोई ऐसा नहीं हो रहा है किसी यूनिवर्सिटी में तो मान लेना कि वो गड़बड़ है। कहता है संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएचडी के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया वाइवा घोषी सहित पीएचडी थीसिस जमा करने की तारीख से 6 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। यानी आपने पीएचडी थीसिस जमा कर दिया तो फाइनल जो वाइवा घोषी होना है आपका, यानी डिग्री रिजल्ट जो घोषित करना है, जिस दिन आपने थीसिस जमा की उस दिन से 6 महीने के भीतर आपको अवार्ड घोषित करना होगा उसको। ये यूजीसी ने क्या किया, ये क्राइटेरिया तय कर दिया, टाइम बाउंड दे दिया कि 6 महीना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्कॉलर है जो पीएचडी थीसिस जमा करना है, जमा करने के पूर्व उसको 2 कॉन्फ्रेंस, कितना, 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होता है, कॉन्फ्रेंस जो होता है, सम्मेलन में संबंधित टॉपिक से, संबंधित विषय से उसको 2 पेपर जो है प्रेजेंट करना होगा। क्या करना पड़ेगा, 2 पेपर प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना होगा, जो किसी इंटरनेशनल सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, जो आईसीसी स्पॉन्सर्ड हो, यूजीसी स्पॉन्सर्ड हो या किसी एजेंसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, वह पब्लिश करना होगा। कितना, 2 पेपर प्रेजेंट करना होगा उसको कॉन्फ्रेंस में, और 2 पेपर उसको जो है, 2 पेपर किसी रेफर जर्नल में या पीर रिव्यूड जर्नल में, है ना, या केयर लिस्टेड में या स्कोपस में जो है इसको पब्लिश कराना होगा। 2 आर्टिकल, 2 रिसर्च पेपर, तभी उसका पीएचडी थीसिस सबमिट होगा, तभी उसको जो है जाकर पीएचडी की डिग्री मिलेगी, है ना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सभी स्कॉलर्स के लिए जो पीएचडी प्रारंभ करना चाहते हैं और जो उनको यूजीसी के बारे में जानकारी लेनी, पीएचडी कैसे होना है, उन सभी के लिए ये सूचना या कि ये हमने एक प्रयास किया है कि आपको सटीक और सही जानकारी मिले। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, है ना, यूजीसी रिलेशन क्या है। और लास्ट में यही कहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी का लगातार अपडेट जो आएगा मैं आपको देता रहूँगा। और ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या यूजीसी की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तब अब हमें विदा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।